डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 को लेकर आप लोगों की फॉर्म फिलिंग को लेकर परेशानियाँ मैं लगातार देखता चला जा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं कि सर इन-इन चीज़ों को लेकर हम परेशान हैं। कुछ कमी टीम की तरफ से भी हुई है, कुछ नोटिफ़िकेशन को लेकर जो पहले वीडियोज़ बनी थी, उसमें 1-2 चीज़ें जो हैं, उसमें चूक हमसे भी हुई है, उसको भी क्लियर करने की कोशिश है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी तरह का डाउट जो है, नोटिफ़िकेशन को लेकर ना रहे। हालाँकि 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, बट मुझे मेरा मानना ये है, जितने कमेंट्स मैं आप लोगों के पढ़ा हूँ, है ना? जितनी भी चीज़ें मुझे मेरी नज़र में आई पिछले 3-4 दिन से या जब से नोटिफ़िकेशन आया तब से अगर मैं बात करूँ, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक डाउट को लेने का प्रयास किया है। चाहे वो सर्टिफ़िकेट से जुड़ा डाउट हो, चाहे वो आइडेंटिटी से जुड़ा डाउट हो, है ना? फ़ोटो से जुड़ा डाउट हो, सिग्नेचर को लेकर डाउट हो, सब सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी आसानी हो सके फॉर्म को लेकर। एक बात मैं पहले और अच्छे से क्लियर कर दूँ, देखो डिलाइट आईएएस एक ऐसा मंच नहीं है जो किसी भी बात को बड़ा करके आप लोगों से व्यूज को कैप्चर करने की कोशिश करे। ऐसा कभी भी इस तरह का जो मेंटालिटी है वो आप लोग अपने मन में मत रखा करिए। कई बार होता है, काम का इतना लोड होता है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, तो थोड़ी बहुत कमी किसी भी संस्थान से रह सकती है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलता रहा हूं, आप जब से ये संस्थान स्टैब्लिश हुआ है तब से लेकर आज तक अगर आप लोग देखेंगे, मेरा एक ही इंटेंशन रहा है कि क्वालिटी की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे, क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। जितना हो सके यूपीएससी के लिए आप लोगों का जो रास्ता है, आपकी जो राह है, उसको आसान बनाया जा सके, उस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जल्दी से इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से विद प्रूफ और क्लैरिटी के साथ आसान भाषा में, क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन को अब मैंने देख लिया है। इससे पहले जरूर टीम ने चीजें की थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता क्लासेस के माध्यम से, मोटा-मोटा मैंने चीज़ों को देखा था, लेकिन अब जो है बारीक नज़र से देखने के बाद मैंने ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान जो है फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 36 महीने का करंट अफेयर का बैच जो है वो डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना? या करंट अफेयर आपकी कमजोरी है, तो उसको आप मजबूती बना सकते हैं। बहुत माइन्यूट सी फीस है, लेकिन 3 साल का करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जो है ये बैच है। इसकी एक वीडियो लाइव सेक्शन में रखी हुई है, आप लोग डेमो के तौर पर देख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि करंट अफेयर का स्ट्रेस आप लोगों की बहुत मेहनत खा जाएगा, बहुत सारी गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बच जाए और सिस्टमेटिक कंटेंट आपको मिल जाए, तो जल्द से जल्द इस बैच में आप लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो फोटो को लेकर ही आप लोगों को बड़ा दिक्कत है कि सर फोटो कैसी होनी चाहिए, साइन है नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो ये है कि आपको फोटो की जो फाइल बनानी है ना, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए फोटो, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, थोड़ा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि मैं तो सुबह से क्लास कर रहा हूं, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का एक एक डाउट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के हर चीज को समझते चलना। पहली चीज ये है कि फोटो के नाम से आपको इस फाइल को बनाना है। फाइल का साइज ये है 20 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। चेहरे का हिस्सा कुल फोटो का 75% होना चाहिए। कई लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है कि सर पूरा 75% नहीं बन रहा है। बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने इस बात को कहा है। यूपीएससी ने इसको लेकर सैंपल भी दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। थर्ड 3/4 जो है आप लोगों का फेस कवर करे, है ना, इस तरह का फोटो आप लोगों को खिंचवाना है। अगर आपके स्टूडियो वाले नहीं समझ रहे हैं, तो उसको ये नोटिफिकेशन जाके दिखाओ, शायद उससे वो चीजों को क्लियर कर सके। उनको सैंपल भी दिखाओ जो यूपीएससी ने दिया है। दूसरा, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन व्हाइट होना चाहिए। कई लोगों का डार्क बैकग्राउंड का फोटो है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चेहरा एकदम सामने होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, और दोनों कान आपके साफ साफ दिखने चाहिए। ये भी ध्यान रखना, यूपीएससी ने इस तरह की बातें कही। आंखें खुली होनी चाहिए, बालों से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। खास करके लड़कियों के बालों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, फेस पे नहीं होने चाहिए। आंखें खुली हो, है ना। प्राकृतिक मुस्कुराना है, भौं सिकोड़ना है, और चढ़ाना मना है। ऐसे नहीं है कई लोग आंखों को ऊपर कर सकते हैं, तो वैसा नहीं कर सकते। यूपीएससी ने बहुत बारीक इस बार चीजें कही हैं। रंगीन या डार्क चश्मा मना है, चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह का स्पेक्स मैंने पहन रखा है, ये तो आप लोग पहन सकते हो, लेकिन जो आप गूगल्स वगैरह पहनते हो, है ना, फैशन वगैरह के लिए, वो सब चीजें इसमें मत करना, उसके लिए मना किया गया है। गहरा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म चेहरे बैकग्राउंड पर परछाई नहीं होनी चाहिए।
आपकी फोटो पे कोई शेडो पड़ रही हो, इस तरह की चीज भी यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और फोटो पर आपको साइन नहीं करना है ना, थोड़ा डेट वगैरह, नाम वगैरह पिछले साल का वो रूल था, इस बार एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके फोटो पे नाम नहीं लिखा है, अगर लिखा है उसके चलते भी कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बट अगर आपने नहीं लिखा है ना, फोटो आपने ऐसा अपलोड कर दिया है जिसके ऊपर नाम नहीं है, डेट नहीं है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में इस तरह की कोई भी चीज इस बार नहीं रखी है ना, तो ये सबसे पहली क्लैरिटी है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरी चीज ये है कि अब फॉर्म भरने के दौरान लाइव फोटो लेना अनिवार्य है। लाइव फोटो कैसे होगी, या तो लैपटॉप कंप्यूटर के वेबकैम से फोटो लेंगे आप, या फिर स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके मोबाइल से फोटो लेंगे। दो तरीके हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपकी फोटो लाइव फोटो है और जो आपने फोटो अपलोड की पासपोर्ट साइज वाली, उन दोनों फोटो में मैच होना चाहिए। मैच का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल सेम ड्रेस आपने पहनी हो या वो हो, अगर वैसा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जो फोटो में जो ड्रेस पहनी हुई है वैसी ही अगर आप अपलोडिंग के लाइव फोटो के टाइम पे पहने तब तो और अच्छी बात, लेकिन फेस का जो सिस्टम है वो वैसा ही होना चाहिए। ये ना हो कि आपने अपलोड की फोटो विदाउट स्पेक्स और जो फोटो लाइव दे रहे हैं उसमें स्पेक्स नहीं है, ये चीजें नहीं करना, क्योंकि अगर ये मिसमैच हुआ तो आपको फॉर्म में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब सिग्नेचर को लेकर हम लोग थोड़ा सा जल्दी से चीजें देख लेते हैं, फिर इन दोनों के सैंपल भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना। एक सादे सफेद कागज पर काली स्याही से 3 बार साइन होने चाहिए। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि ये सारा यूपीएससी का नोटिफिकेशन से लिया गया है। जरूर मैंने इसको अरेंज कर दिया है ताकि आपको थोड़ा आसान तरीके से समझ में आ जाए चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन का बेस नहीं है। आप लोग चाहो तो आराम से जाके नोटिफिकेशन को आज पढ़ लेना, और जो इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दे रखी है वेबसाइट पे, वहां से भी चीजें आप लोग मैच कर सकते हो ताकि आपके मन को तसल्ली हो जाए, है ना। दूसरा है, पहला सादे सफेद कागज पर काली स्याही से ब्लैक इंक को आपका इस्तेमाल करना है। 3 बार आपको साइन करने हैं। कैसे करने हैं, इस तरीके से तीनों साइन एक के नीचे एक वर्टिकली होने चाहिए। कई लोगों ने हॉरिजॉन्टल साइन करके किया है, गलत हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा यूपीएससी, तो इसका ध्यान रखना। तीनों साइन के बीच पर्याप्त खाली जगह। अब पर्याप्त का मतलब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये ऊपर वाला साइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीनों हस्ताक्षर एक ही इमेज फाइल में स्कैन करना है, अलग अलग फाइल नहीं बनानी है, एक ही फाइल के अंदर आपको बनाना है। केवल सादा सफेद कागज लेना है, बिना लाइन वाला लेना है, और रंगीन कागज नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। सिग्नेचर बिना किसी स्पेस के करने, केवल जेपीजे फॉर्मेट में होंगे। 20 केबी से 100 केबी के बीच की फाइल होनी चाहिए। 350 से 500 पिक्सल के बीच आपका पिक्सल का साइज होना चाहिए, डायमेंशन ऐसा होना चाहिए। इमेज एकदम साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। ये वाली इमेज भी जो सिग्नेचर की है एकदम सीधी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अब आप लोग सैंपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं पहला सैंपल दिखाऊं तो डार्क बैकग्राउंड है, एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे भी बैकग्राउंड डार्क है, व्हाइट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें फोटो इधर देख रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें फोटो जो है धुंधली है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फोटो उल्टी है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फोटो थोड़ी हाफ जो मतलब छोटी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फोटो कुछ ज्यादा ही फेस पे आ गया है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाला एकदम एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, जिसने 75% के आसपास जो जगह है या 3/4 आपका जो स्पेस है वो यहाँ पे आपके फेस ने घेरा हुआ है, तो ये यूपीएससी ने दे रखा है एक हिसाब से सैंपल, ताकि आपको पता लगे। आपके स्टूडियो वालों को ये सैंपल दिखा के आप इस तरह की फोटो खिंचवा सकते हैं। दूसरा, सिग्नेचर का ये वाला जो तरीका है, पहला सिग्नेचर, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा सिग्नेचर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और तीनों सेम होने चाहिए। ये ना हो एक सिग्नेचर कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। ब्लैक व्हाइट पे जो पेपर होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए, ब्लैक इंक से आपको उस पर साइन करना है और तीनों वर्टिकली तरीके से साइन करना है। ऐसे नहीं होने चाहिए, गलत हो जाएगा। रंगीन नहीं होना चाहिए, कलरफुल, ये नहीं होगा। एक सिंगल सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई डिजाइन बना के आप साइन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, यूपीएससी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको साइन बदलना ही होगा। अब आपका फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट हो सकता है ना। फोटो में अगर चेहरा छोटा है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करना। दूसरा है, अगर स्कैन किया हुआ डेटा साफ नहीं है तो भी नहीं होगा। अगर तीनों साइन एक लाइन में है तो रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, ध्यान रखना। अगर फाइल में 3 की जगह सिर्फ एक ही साइन है तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नीली स्याही का इस्तेमाल कर दिया है, लाइन वाले कागज का इस्तेमाल कर लिया है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक सवाल बहुत से बच्चे कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर मैंने अटेम्प्ट भरे थे, है ना, दे रखे हैं, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 1 अटेम्प्ट हो चुका है, तो उसकी जगह मैंने 0 भर दिया है ना, या फिर मैंने गलती से यूपीएससी की वेबसाइट पे ही नहीं आ रहा था ऑप्शन। कुछ लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम इस बार ठीक ठाक काम कर रहा है।
तो अगर मान लीजिए आपने 0 अटेम्प्ट भर दिया है, कर दिया है, अगर मान लो ऐसी गलती कर दी है, तो जहां तक मुझे लगता है इसको आप चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो में। यूपीएससी ने अभी डेट नहीं दी है, लेकिन 3 दिन की करेक्शन विंडो की बात कह दी। ये बात डिलाइट आईएएस ने ही सबसे पहले बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। तो करेक्शन विंडो का ऑप्शन यूपीएससी देगा ही देगा, ये बात मुझे पहले दिन से पता ही थी, वही मैंने आप लोगों को बोला था। उसमें आप इसको बदल सकते हो, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग अभी एडिट करने का, अभी आपने फाइनली सबमिट नहीं किया, तब तो जाके तुरंत प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम प्रोफाइल में जाके आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। बट अगर आपने, अच्छा एक और चीज, कई लोग कह रहे हैं कि सर रोल नंबर पुराना याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप लोग 0 0 करके फिलअप कर सकते हैं, यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। परेशान नहीं होना है, 100% प्रूफ के साथ ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। पुराने रोल नंबर किसी को याद नहीं रहते हैं। और फिर यूपीएससी के भी सीएपीएफ का एग्जाम दिया है, प्रीवियस को एग्जाम यूपीएससी में दिए हैं, वो सब कहां से याद होगा। तो आपको सिर्फ अटेम्प्ट जेन्युइन डालना है, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हो। रोल नंबर में आप 0 0 या नील डाल के भी आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लेकर ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अब सोशल प्रोफाइल को लेकर अगर हम लोग बात करें, तो एससी और एसटी को कौन कौन सी चीजें फॉर्म में भरनी पड़ेगी, या कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, है ना। स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। ऑफिस ऑफ इशूइंग कहां से इशू किया है, एसडीएम का दफ्तर है या नहीं है ना। जो है डिजाइग्नेशन, जो आपका इशूइंग अथॉरिटी है, वो भी इसमें पूछ रहा है। डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया है सर्टिफिकेट, ये भी पूछ रहा है। रिलीजन भी पूछ रहा है, धर्म भी पूछ रहा है। नेम ऑफ कास्ट, जो जाति है आपकी, उसका नाम पूछ रहा है। सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सेंट्रल लिस्ट होती है, एससी की भी, एसटी की भी, ओबीसी की भी, उस लिस्ट में आपकी जाति है कि नहीं है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसका एड्रेस भी पूछ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन एससी और एसटी के लिए है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर है, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, एड्रेस है, डेट ऑफ इशू है। इफ योर फादर इज इन सर्विस, है ना, अगर सर्विस वगैरह में है तो उसको लेकर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, वो सब पूछ रहा है। सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, वो भी यूपीएससी आपसे पूछ रहा है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या पूछ रहा है, सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये भी इसमें अंदर पूछ रहा है ना। आइडेंटिटी प्रोफाइल जो है आप लोगों का, जो बेसिक आपकी आइडेंटिटी बताता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक तो नाम का मिलान, अपना नाम जो है फर्स्ट मिडल लास्ट नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा आपका 10वीं की मार्कशीट में लिखा हुआ है। 10वीं का जो आपका प्रमाण पत्र है, उसके अंदर जिस तरह से आपका नाम लिखा है, यूपीएससी ने बता भी रखा है कि आपका फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है ना, और लास्ट नेम है। किसी का हो सकता है फर्स्ट ही हो, किसी का हो सकता है फर्स्ट और लास्ट हो, किसी का हो सकता है 3 नाम, तो आप तीनों डाल सकते हो। और किसी का अगर सिंगल भी है, जैसे मान लो एक एग्जांपल यूपीएससी ने दे रखा है दिव्या नाम से, कि अगर किसी का सिर्फ इतना है, कई लोग होते हैं ना जिसका दिव्या है, राहुल है, आगे कुछ लगाते ही नहीं, तो वो फर्स्ट नेम का ही इस्तेमाल करेंगे, बाद में उनको लिखने की जरूरत नहीं, है ना। सिस्टम आपसे 2 बार नाम भरवाएगा ताकि स्पेलिंग की कोई गलती ना हो। लिंग और जन्म तिथि, अगर जेंडर को लेकर है ना, तो इसमें आपको डालना है आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आपको ध्यान से चेक कर लेना है। अब देखो एक सवाल आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 10वीं के सर्टिफिकेट से में जो नाम है ना, वो थोड़ा अलग है, तो उसके बारे में क्या दिक्कत है, कैसे यूपीएससी क्या बोल रहा है उसके बारे में। एक विशेष विकल्प दिया है, जिसका नाम बदल गया है या सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है, तो यूपीएससी पूछ रहा है क्या आपने कभी नाम बदला है ना। यदि आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट से अलग है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको बदला हुआ नाम डालना है, फिर वो नाम भरना होगा जो आपके पास अभी है। सर्टिफिकेट का नाम डालना है, 10वीं के सर्टिफिकेट का नाम भी देना है। फिर उसके साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें, नाम बदलने की स्थिति में आपके पास सरकारी गजट नोटिफिकेशन या कानूनी दस्तावेज तैयार होना चाहिए, जिसे वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा। अभी तो चाहे फॉर्म में यूपीएससी आपसे नहीं लेगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा दस्तावेजों का इंटरव्यू के टाइम में, तब यूपीएससी आपसे पूछेगा कि भाई आपका नाम जो अलग किया है या अलग है, उसके लिए आपके पास कोई गजटेड नोटिफिकेशन है कि नहीं, कोई दस्तावेज इसको लेकर डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो वो आप लोगों को बनवाना होगा, उसके साथ फिर आपको चाहिए। अब 10वीं बोर्ड प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये 7 जानकारियां आपको जरूर देनी है, यूपीएससी पूछ रहा है। जहां से 10वीं पास की है, भारत से या भारत से बाहर। दूसरा, जिस राज्य के बोर्ड से परीक्षा पास की है, उस बोर्ड का नाम, जहां से आपने शिक्षा बोर्ड का जो मतलब आपने पास किया है, जिस बोर्ड से आपने, है ना, 10th के सर्टिफिकेट को पास किया है या 10th क्लास को पास किया है, कौन से साल में पास किया है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। अब कई लोग कह रहे हैं सर रोल नंबर कहाँ पे आ रहे हैं, 10वीं की मार्कशीट पे दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू भी उसी पे दी हुई, वहीं पे दी हुई,
कोई अलग से नहीं लिखनी है, जिस दिन इशू किया गया है सर्टिफिकेट उसी दिन का लिखना है। अंक, ग्रेड वगैरह कुछ है तो वो भी आपको यहाँ पे विवरण 10वीं के प्रोफाइल में देना है। कई लोग बड़ी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहे हैं कि सर इस टाइम पीरियड में, जैसे एक बच्चा था वो कह रहा था कि सर मैंने छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ जो है सेकेंडरी एजुकेशन लिखना था, मैंने उसकी जगह सीबीएसई कर दिया, वैसे आता उसमें सीजीबीएसई है। अगर ऐसा कुछ हो गया है, देखो ध्यान से समझो, इतना भी यूपीएससी कोई जल्लाद नहीं है, बाद में ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों को एक डिफरेंट वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि आप लोगों के साथ अगर मान लो बहुत बड़ा इशू भी हो गया है ना, जिस चीज के लिए यूपीएससी ने मना भी किया है, उसको कैसे आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो लाइट एज से आप लोगों को जुड़ के रहना है ताकि आपका अगला जो डाउट है इस चीज को लेकर अच्छे से डील हो जाए। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, है ना, बोर्ड का सर्टिफिकेट, ये नाम से आपको फाइल बनानी है ना, 10वीं का जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है, फाइल का साइज ये होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट जो है पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब माता पिता या गार्जियन के विवरण के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो पिता का नाम मार्कशीट के अनुसार पूरा भरना है, माता का नाम पूरा दर्ज करना है, यदि कोई गार्जियन है तो उसका नाम आपको लिखना है, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। नाम के आगे मिसेज, मिसेज, इस तरह से मिस्टर या मिसेज वगैरह, ये सब डॉक्टर वगैरह ये सब नहीं लगाना है, इसके लिए मना किया गया है। एडिट का मौका मिलेगा, फाइनल सबमिट करने से पहले एडिट बटन पर क्लिक करके आप लोग चीजों को चेक कर सकते हैं। ये मैंने कुछ लगा दिया है कि फादर के बारे में यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है, उनका स्टेटस क्या है ना, नाम क्या है, प्रोफाइल को लेकर उनकी एनुअल इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, इस तरह की चीजें यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के बाद ज्यादा जरूरी कर दी हैं। उसी तरीके से माँ के चीजों को लेकर भी सेम टू सेम उस तरह की डिटेल पूछी गई, मदर को लेकर भी। अच्छा, अब कई लोगों के मन में एक सवाल है, क्या सर सिर्फ और सिर्फ आधार को ही देना है? तो यूपीएससी ने लिखा है, फॉर्म में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये सेम नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन की चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज सीमलेस वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आईडी एंड अदर डिटेल। इसके अंदर यूपीएससी ने लिखा है कि आप कोशिश करो कि आधार को ही इस्तेमाल करो, हालांकि वो पॉइंट शायद यहाँ पे मिस हो गया है, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी कह रहा है आप अदर यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा कहना ये है, हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि आप आधार का इस्तेमाल करो ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। अदर का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बाद में हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, तो आधार का ही इस्तेमाल करना है। बट अगर आपके पास नहीं है आधार तो आप अदर आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट नेम क्या रखना है, आईडी कार्ड और जेपीजी फॉर्मेट में आपको उसको रखना है, और साइज होना चाहिए 20 केबी से 200 केबी के बीच का, है ना। तो आधार को लेकर भी चीजें आप लोगों के सामने। अगर हम लोग एक बात कहें, अगर मान लो आपको ये आ रहा है कि मैं कॉमन एप्लीकेशन के बाद जो है आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूं, है ना, तो उसको लेकर क्या दिक्कत है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया है लेकिन आगे मेरा फॉर्म नहीं चल पा रहा है, उसके अंदर क्या दिक्कत है। तो उसके लिए भी यूपीएससी ने बता रखा है कि आप इन चीजों को, स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप क्लियर योर ब्राउजर कैचे, है ना, ब्राउजर का कैचे होता है, जैसे मान लो आप गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ब्राउजर कैचेस क्लीन करने का या साफ करने का एक ऑप्शन होगा, पहले आप उसको करें, फिर उसके बाद में क्लोज कर दें, ब्राउजर को बंद कर दें, रीओपन करें फिर उसके बाद, और दोबारा से भरने की कोशिश करें, तो यूपीएससी कह रहा है कि आपकी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अगर हम लोग अगला एक डाउट देखें इसके अंदर, व्हाट डिटेल शुड आई रिटेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। अगर मैंने फॉर्म भर दिया है और सफलतापूर्वक भर दिया है तो किस किस डिटेल को मुझे बाद में अपने पास रखना है ना, ये एक अच्छा सवाल है और बच्चों के मन में भी रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने भरा है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर उसके अलावा मोबाइल नंबर जो आपने वहां पे लॉग इन किया है या रजिस्टर किया है वो आपके पास रहे, ईमेल आईडी आपके पास रहे, पासवर्ड आपको पता रहे, URN जो आपका नंबर है ये आपका परमानेंट रिकॉर्ड है, जब भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम को देंगे इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से दस्तावेज हैं मैंने आप लोगों के सामने, या कौन कौन सी डिटेल आपको बचा के रखनी। अगर आपकी पेमेंट को लेकर फेल हो जाता है ना, आपने जो भी यूपीएससी ने माइन्यूट सी फीस रखी उस फीस को आप पे नहीं कर पाते हैं या कोई दिक्कत आती, उसके लिए यूपीएससी ने क्या कहा है, अगर पेमेंट फेल हो जाती है, यदि आपका भुगतान विफल हो गया है, तो भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने के लिए पेमेंट पेज पर जाएं और डबल वेरिफिकेशन बटन का उपयोग करना है। अगर पेमेंट फेल हो गया है तो आपको क्या करना है, डबल वेरिफिकेशन करना है। यदि आप ऑनलाइन भुगतान कर चुके हैं लेकिन स्टेटस फेलियर दिखा रहा है तो स्टेटस अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये ऑप्शन वहां पे दिया होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यदि इसके बाद भी भुगतान अनसक्सेसफुल रहता है
तो कृपया दोबारा भुगतान का प्रयास करें या सहायता के लिए अपने बैंक या यूपीएससी हेल्प डेस्क से आप लोग संपर्क करें। ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपीएससी हेल्प डेस्क क्या है, कैसे आप लोग यूपीएससी से कांटेक्ट कर सकते हो। आसान भाषा में बिल्कुल आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले पहले अपना फॉर्म आप लोगों को फिलअप कर देना चाहिए, है ना। तो पेमेंट फेलियर को लेकर भी हम लोगों ने चीजें देख ली। आर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एंड वेन्यू एक्सेप्टेड, है ना। तो क्या जो आप लोग सेंटर भरा है आपने वेन्यू, क्या उसको चेंज करने की रिक्वेस्ट अगर आप यूपीएससी को करते हो, है ना, आपने सेंटर भरा था दिल्ली, आप चाहते हो नहीं जयपुर भरना है, तो क्या उसको चेंज करने का ऑप्शन देता है यूपीएससी? इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट आपकी यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सेंटर आपने भर दिया है वही सेंटर पे आपको एग्जामिनेशन देने जाना होगा, किसी अदर सेंटर पर आप लोग नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर कोई कैंडिडेट है उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भर दिया है ना। एक और चीज है, ये भी एक सवाल है बहुत सारे बच्चों का कि सर पोस्ट ग्रेजुएशन तो मान लो हमने मतलब साइंस से की है ना, लेकिन हम ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रखना चाहते हैं, ऑप्शनल हिस्ट्री रखना चाहते हैं। साइंस बैकग्राउंड है, ऑप्शनल हिस्ट्री रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो बट आप किसी भी ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इसका भी डाउट आप लोगों के मन में काफी था। अब जैसे नाम में अंतर को लेकर है, फिर भी थोड़ा सा देख लो। यदि मेरे सरकारी दस्तावेजों आईडी में मेरा नाम दिए गए नाम से अलग है तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, आयोग इस कारण से उम्मीदवार के आवेदन पत्र भरने से नहीं रोकता है। तो अगर आपका नाम अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर ही नहीं सकते, भर सकते हो। यूपीएससी कह रहा है टेंशन नहीं लेना है। यदि नाम नहीं बदला है फिर भी अंतर है, तो यदि उम्मीदवार ने नाम नहीं बदला है लेकिन अंतर आ रहा है, मिसमैच है, तो उपयुक्त स्तर पर उम्मीदवार से सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वहां पे एक गजेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपके नाम में कुछ चेंज हुआ है। यदि कानूनी रूप से नाम बदल दिया है, अपना नाम बदल दिया है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जमा करनी होगी। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज है। अब थोड़ा सा एक दो डाउट और भी हैं बच्चों के, वो भी समझ लो। किसी ने कहा कि सर मेरे पिताजी की इनकम मैंने गलत भर दी है ना, मैंने आय कुछ और भरनी थी, कुछ और भर दी। एक बड़ा सवाल है। किसी ने कहा कि सर मेरे नाम में मिस स्पेलिंग हो गई है ना, नाम कुछ और था, कुछ और भरना था, कुछ और भरा गया है फाइनल सबमिट करने से पहले। ये आप खुद सोचो कि आपकी बड़ी गलती नहीं है। अगर आपको यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है और बार बार कह रहा है कि एक बार फिर से चेक कर लो, तो आपको नहीं चेक करना चाहिए। आप खुद सोचो ना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतने बड़े अधिकारी बनने वाले हो, और आप जाके इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। अब आपके मन में है कि सर इसका समाधान तो बता दीजिए, कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो करेक्शन विंडो है ना, करेक्शन विंडो वो 3 दिन के लिए रहेगा। डेट पता लग जाएंगी, जहां तक मुझे लग रहा है 25 तारीख से ही वो रहेगा। 25, 26, 27 3 दिन के लिए वो रहने वाला है ना। हालांकि यूपीएससी कंफर्म करेगा, 3 दिन है ये तो पता है, कौन से 3 दिन है ये अगले दिन से होगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर क्या चेंज कर सकते हो क्या नहीं, ये यूपीएससी ने बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो करेक्शन विंडो का ही नहीं बताया उसने, फिर आप जो है कल बोला है कि करेक्शन विंडो 3 दिन के लिए रह सकता है ना। अब उसके अंदर क्या चेंज कर सकते हो, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। इसका आंसर का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान रखना है कि ईश्वर ने अगर चाहा तो आप वो सारी डिटेल चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा मानना यह है कि करेक्शन विंडो का मतलब ही चीजों को करेक्ट करना है ना। तो यूपीएससी करेक्ट करने का ऑप्शन देगा आपको, आप उसके अंदर ये लगभग ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शनल वगैरह को लेकर भी कुछ गलती हो गई है, या आपको माता पिता के नाम में मिस स्पेल हो गया है, इनकम को आपने गलत कर दिया है, ये सारी चीजें आप लोग मैक्सिमम स्तर पर करेक्ट कर सकते हो। ये बात मुझे जहां तक लगता है ये हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए करेक्ट नहीं होता है ना, मान लीजिए करेक्ट नहीं होता है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बार तो आप यूआरएन को भी बदल सकते हैं, है ना। यूआरएन का मतलब ये है कि जो आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके अंदर भी चेंज हो सकता है। एक बार तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक बार अच्छे से ध्यान से, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही तो है, वो बदलेगा थोड़ी बाद में। कई लोग डर रहे हैं कि सर एक ही बार मौका मिल रहा है, तो अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल है, आपका नाम थोड़ी बदल जाएगा, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो चीजें लिखी हुई हैं वो थोड़ी बदल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बदल जाएगा। तो एक ही बार उसको उसका यूज करते हुए उसको बदल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी का कोई कारण नहीं। तीसरी चीज, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, मान लो ये सब भी आप नहीं करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत डर लग रहा है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप यूपीएससी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एकदम नंबर दूंगा, ईमेल दूंगा, सब समझा के प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको कांटेक्ट करना है, और अगर मान लीजिए ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है तब आपको क्या करना है। तो हर कदम पे जब जब आप लोग परेशान होंगे,
डिलाइट आईएएस की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट किया जाता रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखो। बिजनेस करना होता ना तो बहुत और तरीके थे, हम कर सकते थे। ये बात मैंने कई क्लासेस में कही है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करना है। हालांकि देखो, फ्री कुछ भी नहीं होता है। कंटेंट में अगर क्वालिटी अच्छी मिलती है तो उसकी फीस जरूर ली जाती है, क्योंकि बिना उसके कोई भी कोचिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बात का दावा मैंने हमेशा किया है। आप लोग 2026 के रिजल्ट देखिएगा डिलाइट आईएएस के, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कहाँ पे ये संस्थान काम कर रहा है। हमेशा मैंने एक बात कहने की कोशिश की है आप लोगों को कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होगा। क्लासेस आप किसी भी क्लास को उठा के देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिलाइट आईएएस किस तरह की जर्नी में लगा हुआ है, किस तरह का युद्ध जो है हम लड़ रहे हैं, ताकि हिंदी माध्यम के सिलेक्शन को टॉप पर पहुंचाया जा सके। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कोचिंग से ऑफर हैं, फिर भी हम अपने संस्थान को नहीं छोड़ते हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है, ताकि जो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन है और क्वालिटी के कंटेंट को लेकर सिंगल प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, उसमें उनका जो है डिलाइट आईएएस का ही नाम होना चाहिए, है ना? कोई कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको हर छोटे से छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश की। तो थोड़ा-सा एफर्ट्स को एप्रिशिएट करने का भी अपने अंदर चीज़ें डालो। अगर कोई छोटी-मोटी चूक टीम से हो जाती है तो फ़ोन करके ऑफ़िस में चीखना-चिल्लाना नहीं, है ना? वो चीज़ें आपकी सभ्यता को नहीं दर्शाती हैं, वो चीज़ें आपके ऑफ़िसर होने की क्वालिटी को नहीं दर्शाती, है ना? तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा सोच समझ के बोलना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि 2026 को लेकर आपकी तैयारी में थोड़ी-सी चीज़ों में कमी, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी है कि वीडियो आप देखते हो, इतना एफ़र्ट्स होता है ना? तो थोड़ा लाइक करने में, कमेंट करने में या शेयर करने में आप लोगों का पैसा तो लग नहीं रहा है। तो कम से कम उतना एफर्ट तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे, है ना? अगर आप चाहते हैं, देखो, अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है और उसको आपने सही समय पे नहीं पहचाना, तो फिर एक समय आएगा जब लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखो। पिछले साल भी जब भी जो चीज हुई यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है, हमेशा उनके साथ कम्युनिकेशन में रहा हूं। हाँ, एक मेरी लिमिटेशन है, आप खुद सोचो, सारा सारा दिन 14-14 घंटे क्लास चलती है, तो उसके अंदर मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता। ये तो मेरी भी लिमिटेशन है। आपको पता है, वन मैन आर्मी की तरह डिलाइट आईएएस काम करता है, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को समझने की भी आप लोगों को कोशिश करनी। अंतिम प्रहार बैच जो है वो प्रीलिम्स 2026 के लिए रणनीतिक बैच है ना, जिसके अंदर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से तैयार करवाया जा रहा है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इसके अंदर रिवीजन का मॉड्यूल भी है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको टेस्टिंग का मॉड्यूल भी दिखेगा। और मैं बच्चों को उस तरीके से तैयार कर रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके सवाल को गलत ना करें। प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी बाहर तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपका सवाल गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं उनको रणनीतिक रूप से तैयार कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार प्रीलिम्स किसी भी हाल में ना रुके, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, है ना? और जल्द से जल्द अपने आप को इस बैच में आप लोग इनरोल करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट अगर रह गया है ना, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करते रहिएगा, मैं पढ़ लूंगा उनको। हो सकता है रिप्लाई उतना ना हो, लेकिन उन कमेंट को ओवरऑल मैं देख के एक वीडियो फिर बना दूंगा, ताकि जो आपके डाउट उसको लेकर रह रहे हैं, वो भी डाउट आपके मन में ना रहें। आप लोग आसानी से फ्री माइंड से जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें, और रिलैक्स होकर तैयारी करते रहिए। जब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।